इस वीडियो में हम कुछ टॉप मिड कैप फंड्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये मिड कैप फंड्स होते क्या हैं और कहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखिए, इंडिया में मार्केट कैप वाइज अगर आप स्टॉक्स को डिवाइड करेंगे तो उन्हें 3 कैटेगरीज में आप रख सकते हैं। सबसे जो बड़ी कंपनीज होती हैं उन्हें हम लार्ज कैप की कंपनीज बोलते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज जो टॉप 100 कंपनीज हैं इंडिया में वो लार्ज कैप की कंपनीज हैं। उनसे फिर छोटी कंपनीज को हम मिड कैप कंपनीज बोलते हैं। और यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज 101 से लेकर 250 तक, दैट इज 150 कंपनीज मिड कैप की कंपनीज बोली जाती हैं। और उसके नीचे जितनी भी कंपनीज हैं जो कि काफ़ी छोटी कंपनीज होती हैं उन्हें हम स्मॉल कैप की कंपनीज बोलते हैं। तो 251 ऑनवर्ड जितनी भी कंपनीज हैं सारी कंपनीज स्मॉल कैप की कंपनीज होती हैं। तो यहाँ पे मिड कैप के फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% मिड कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी का जो 35% है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस देखने जा रहे हैं जिसके थ्रू हम बेस्ट मिड कैप फंड सेलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अपने कुछ फेवरेट 2-3 मिड कैप फंड्स का आपको नाम बताने जा रहा हूं, बल्कि यहाँ पे हम कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, कंप्लीट डेटा चेक करेंगे और उसके बेसिस पे कुछ टॉप फंड्स सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप मिड कैप कैटेगरी के 29 फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। ये वो फंड्स हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि नए फंड्स हैं जिन्होंने अभी तक 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है। साथ ही वैसे फंड्स जिनका एवं बहुत छोटा है, 500 करोड़ से भी कम है। तो उन सारे फंड्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है जिन्हें हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। इन फंड्स का परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है, बट हाँ, जेएम मिड कैप का परफॉर्मेंस ठीक रहा है लास्ट 1 ईयर में और साथ ही वाइट ओक का भी परफॉर्मेंस ठीक रहा है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी होंगे जो कि ऑलरेडी किसी नए फंड में इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो देखिए, अगर किसी ने ऑलरेडी किया हुआ है तो आइडियली उस नए फंड को 2 to 3 इयर्स का टाइम जरूर देना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है फिर भी देना चाहिए। नाउ मिड कैप कैटेगरी के 22 फंड्स बचे हैं हमारे पास। यहाँ पे देखिए, उन सारे रिटर्न्स को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है जहाँ पे ये फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ऑलमोस्ट सभी कुछ यहाँ आपको रेड दिख रहा है, रिटर्न्स ऑलमोस्ट सभी कुछ। इसका मतलब ये है कि मिड कैप के जो स्टॉक्स हैं उनका परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा आया है। देखिए उनका परफॉर्मेंस, बेंचमार्क का रिटर्न्स देखिए, बहुत हाई रिटर्न्स है। तो स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा आया है जिसके कारण बेंचमार्क का परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन अगर आप फंड्स का परफॉर्मेंस देखेंगे वहाँ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। खासकर लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें, बुरा परफॉर्मेंस है। ज़्यादातर फंड्स बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे सिर्फ आपको 3 फंड्स मिलेंगे आउट ऑफ दिस 22 फंड जो कि लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं और कुछ फंड्स का अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। तो उसका रीज़न क्या है? ऑफ कोर्स रीज़न है स्टॉक सिलेक्शन। उस पर जो भी फंड मैनेजर है उनका स्टॉक सिलेक्शन सही नहीं है, इसलिए परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। हमें मिड कैप कैटेगरी का अपना टॉप फंड सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें वैसा फंड चाहिए जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट करे, क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं। तो यहाँ पे उन सारे फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। सो आउट ऑफ दिस 22 फंड्स सिर्फ 5 फंड्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसे मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, जिनका परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर है। बाकी सारे फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू बेंचमार्क अच्छा नहीं है। लाइक ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ ज़्यादातर होराइजन्स में देखिए बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे मैंने एक्सेस मिड कैप और डीएसपी मिड कैप को रेड कलर से हाईलाइट किया है, मतलब कि यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। लाइक 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें या फिर 3 ईयर का परफॉर्मेंस देखें, बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है दोनों फंड में। उसके बाद बड़ौदा पीएनबी परिवास अगेन ऑल 4 होराइजन्स में बीट नहीं कर पा रहा है। फ्रैंकलिन देखिए ऑल 4 होराइजन्स में बीट नहीं कर पा रहा है। एचएसबीसी, आईसीआईसीआई प्रू, उसके बाद पीजीएम इंडिया मिड कैप का भी अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में तो बिल्कुल नहीं आया है इस फंड का परफॉर्मेंस। ऑल्दो 3 ईयर और 5 ईयर में परफॉर्मेंस बुरा नहीं है, थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस चलता है, लेकिन लास्ट 1 ईयर का तो अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है इस फंड में। यूटीआई मिड कैप का ही परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। और कुछ और फंड्स हैं जैसे इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, तो ऑल दो इन्वेस्को इंडिया हो गया, कोटक इमर्जिंग हो गया, क्वांट, एसबीआई, सुंदरम, टाटा यूनियन मिड कैप,
देखिए ऑल्दो ये जो फंड्स हैं जिसका अभी मैंने नाम लिया वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बेंचमार्क के मुकाबले, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए मार्केट सिक्लिकल होता है, जब भी इनके जो पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका जब परफॉर्मेंस आएगा तो इन फंड्स का ही परफॉर्मेंस वापस आ जाएगा। तो ऑल्दो इन फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये बुरे फंड्स हैं। सो करंट परफॉर्मेंस वाइज ये है टॉप 5 मिड कैप के फंड्स, एडलवाइस मिड कैप, एचडीएफसी, महिंद्रा मनुलाइफ, मोतीलाल ओसवाल और निपॉन इंडिया। देखिए ज़्यादातर होराइजन्स में इनका परफॉर्मेंस देखिए बेंचमार्क के मुकाबले, तो परफॉर्मेंस इनका अच्छा है। यहाँ पे आप इन फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं, इससे भी आपको क्लियरली पता चलेगा कि फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है 3 ईयर और 5 ईयर होराइजन में। 3 ईयर होराइजन में अगर आप इन फंड्स का शार्प रेशियो देखेंगे तो सारे ही फंड्स का शार्प रेशियो 1.5 से ज़्यादा है, मतलब कि ये सारे फंड्स काफ़ी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। अल्फ़ा भी अगर आप देखें तो फंड्स का काफ़ी अच्छा अल्फ़ा है। मोतीलाल ओसवाल का 3 ईयर में तो बहुत ज़्यादा है और दूसरे फंड्स का भी अल्फ़ा अच्छा है। 5 ईयर होराइजन में भी अगर आप देखें तो सारे ही फंड्स का अल्फ़ा काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल 3 ईयर और 5 ईयर दोनों होराइजन्स में ऑल 5 फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा है और साथ ही कंसिस्टेंट भी है। यहाँ पर आप इन फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं, लाइक इन फंड्स ने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में कितना एक्सपोजर लिया है। तो देखिए मिड कैप के फंड्स हैं तो नेचुरली मिड कैप के स्टॉक्स में तो एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है और सारे फंड्स ने एक्सपोजर ज़्यादा लिया भी है। यहाँ पर देखिए लार्ज कैप अगर आप देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल और निपॉन इंडिया का लार्ज कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है रिलेटिवली। और स्मॉल कैप अगर आप देखेंगे तो सारे फंड्स का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है स्मॉल कैप में भी, सिर्फ मोतीलाल का स्मॉल कैप में एक्सपोजर काफ़ी कम है। यहाँ पे कुछ और डिटेल्स चेक कर सकते हैं, इन डिटेल से आपको इन फंड्स के इन्वेस्टमेंट स्टाइल का पता चलेगा। तो देखिए पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 45 के आसपास है, मतलब जनरली आपको एक्सिस के फंड्स का पी रेशियो ज़्यादा लगता होगा, लेकिन यहाँ पे इनका एक्सिस के मुकाबले भी बहुत ज़्यादा पी रेशियो है। इसका मतलब कि वेरी वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज़ में ये फंड अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है और सो कॉल्ड पीएसयू स्टॉक्स या फिर वैल्यू स्टॉक्स का एक्सपोजर यहाँ ऑलमोस्ट निल है। साथ ही एचडीएफसी को देखिए अगर आप और महिंद्रा मनुलाइफ को देखिए कितना कम है पी, मार्केट से काफ़ी कम है, मतलब कि वैल्यू स्टॉक्स में इन दोनों ही फंड्स ने एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा लिया है। इसीलिए अगर आप इन दोनों फंड्स का करंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा आया है। एडलवाइस मिड कैप का भी ज़्यादा है पी रेशियो, तो यहाँ पे भी ग्रोथ स्टॉक्स ज़्यादा होंगे, वैल्यू काफ़ी कम होंगे। निपॉन का मार्केट के आसपास ये थोड़ा कम है, तो यहाँ पे भी आपको वैल्यू स्टॉक्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ में ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि मोतीलाल ओसवाल का पी रेशियो इतना ज़्यादा है फिर भी इनका रिटर्न्स बुरा नहीं हुआ है, लाइक 3 ईयर में भी रिटर्न्स देखें बहुत अच्छा है और 1 ईयर में भी बेंचमार्क के आसपास रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। तो सिर्फ ये बोलना कि मैं ग्रोथ स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ इसलिए रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, सही नहीं होगा। वहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल ने तो ये प्रूव कर दिया है कि हाई ग्रोथ स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर कर अच्छा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। एनुअल टर्नओवर आप देखेंगे तो मोतीलाल का काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बाय सेल बहुत होता है स्टॉक्स का इनके पोर्टफोलियो में। महिंद्रा का भी ज़्यादा है रिलेटिवली, जबकि एचडीएफसी और निपॉन का काफ़ी कम है, दैट इज़ ये बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। यहाँ पे आप इन फंड्स के फंड मैनेजर्स के डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन फंड्स ने किन मेजर सेक्टर्स में अपना एक्सपोजर लिया है। तो ज़्यादातर आपको पता है फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सपोजर होता है, तो सभी में फाइनेंशियल सेक्टर के एक्सपोजर आपको टॉप पे मिलेगा। सिर्फ मोतीलाल का अलग है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया, ऑलमोस्ट 22%। और ये फिलहाल तो ये जो बेट है इनका सही लग रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का परफॉर्मेंस अगर आप देखें, अब यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होने वाले नेक्स्ट ईयर, फेड ने बोला है, तो टेक्नोलॉजी के जो स्टॉक्स हैं उनका परफॉर्मेंस ऑलरेडी काफ़ी अच्छा चल रहा है और आने वाले समय में भी अच्छा चलने का उम्मीद है, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इन फंड्स अगर आप सेक्टर्स देखेंगे तो मोस्टली सेम सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया गया, थोड़ा बहुत परसेंटेज एलोकेशन अलग है, लाइक फाइनेंशियल है, टेक है, कैपिटल गुड्स है, ऑटोमोबाइल, सर्विसेज, हेल्थ केयर, इन्हीं में ज़्यादातर एक्सपोजर लिया गया है और सारे अच्छे सेक्टर्स हैं जिससे हम आने वाले फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं एडलवाइस, एचडीएफसी और महिंद्रा मनुलाइफ का। तो देखिए यहाँ आपको पता चलेगा पी रेशियो कम या ज़्यादा क्यों है, क्लियरली पता चलेगा। तो देखिए सारे पीएसयू स्टॉक्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। एडलवाइस मिड कैप देखिए पीएसयू का, पीएफसी और इंडियन बैंक, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपोजर है और नीचे जाएगा तो आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ मिल जाएगा।
HDFC मिड कैप को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सपोजर है, इसीलिए इनका पी रेशियो इतना कम है। REC, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इंडियन बैंक, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, और नीचे भी अगर आप पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान पेट्रोलियम मिल जाएगा। महिंद्रा मनुलाइफ का भी पी रेशियो बहुत कम है। ऑफ कोर्स रीज़न क्या है, PSU स्टॉक्स में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, REC, कोल इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और नीचे का अगर आप पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम, NLC इंडिया और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स मिल जाएगा। यहाँ पे आप मोतीलाल ओसवाल और निपॉन इंडिया का पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। तो देखिए मोतीलाल ओसवाल बहुत ज़्यादा है पी रेशियो, तो यहाँ पे आप कोई वैल्यू स्टॉक्स का एक्सपोजर एक्सपेक्ट ना करें। तो यहाँ पे देखिए जोमेटो में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है और जोमेटो का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा आ रहा है रिसेंट टाइम्स में। परसिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज, काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। जियो में ऑफकोर्स बहुत बड़ा एक्सपोजर है। और यहाँ पे जनरली इनका पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो बाकियों के मुकाबले पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक अलग है, जो दूसरे फंड्स हैं उनके मुकाबले। निपॉन इंडिया का भी देखिए अगर आप देखें PSU में इनका भी कुछ एक्सपोजर लिया गया, PFC में सबसे बड़ा एक्सपोजर है, साथ ही NTPC में भी एक्सपोजर लिया गया है। अभी हमने ज़्यादातर मिड कैप फंड्स का डिटेल चेक किया, उससे हमें एक क्लियरली पता चलता है कि एटलीस्ट रीसेंट टाइम्स में ज़्यादातर मिड कैप फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। ये फंड्स बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों को लग सकता है कि अरे बेंचमार्क को ही बीट नहीं कर पा रहा है तब तो इंडेक्स फंड्स अच्छे हैं। यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये चीज़ें सिक्लिकल होती हैं। लाइक लार्ज कैप के फंड्स, एक्टिवली मैनेज फंड्स काफ़ी समय से अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे थे। अब अगर आप उनका रिटर्न जाकर देखेंगे तो ज़्यादातर फंड्स अच्छे खासे मार्जिन से अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं रिसेंट टाइम्स में। उसी तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप के जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड से पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया, बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट कर पा रहे थे। बट हाँ, रीसेंट टाइम्स में वहाँ भी अंडर परफॉर्मेंस है। तो इसका ये मतलब नहीं कि अंडर परफॉर्मेंस हमेशा के लिए आ गया। देखिए 1-2 साल ऊपर नीचे चलता है, एक लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो हमेशा ये देखने को मिलेगा। हमें देखिए हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, उस तरह का होराइजन। तो उस तरह के होराइजन में मोस्टली ऐसा देखा गया है कि ये जो अच्छे क्वालिटी के एक्टिवली मैनेज फंड हैं, अच्छे फंड हाउस वाले, तो मोस्टली वो अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट कर पाते हैं। तो यहाँ भी थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन ये मोस्टली अंडर परफॉर्मेंस आने वाले समय में नहीं रहेगा और अच्छा परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू बेंचमार्क हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ टॉप 5 फंड्स हमने सेलेक्ट किया है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे फंड्स हैं जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, तो ऐसा नहीं कि वो सारे फंड्स ख़राब हैं, हमें उससे निकल जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो फंड्स भी जो भी स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उन स्टॉक्स का जब परफॉर्मेंस आएगा तो उन फंड्स का भी रिटर्न्स वापस आएगा। तो देखिए अगर कोई फंड थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू बेंचमार्क, तो वहाँ कहीं भी कंसर्न नहीं है, ऐसा चलता है। हाँ, अगर कोई फंड बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है, बेंचमार्क से बहुत कम रिटर्न है, 2-3 साल से लगातार चल रहा है, वहाँ पे कॉल लिया जा सकता है। देखिए फ़ंड को बेचना आसान नहीं है। फ़ंड जब भी आप बेचने जाएंगे, रिडीम करने जाएंगे, तो वहाँ पे एक तो एग्जिट लोड हमें देखना पड़ता है, दूसरा टैक्सेशन का ही प्रॉब्लम आता है। तो जब तक कोई फ़ंड बिल्कुल ही अच्छा नहीं कर रहा है तब तक हमें नहीं बेचना चाहिए, ट्राई करना चाहिए होल्ड ऑन करने का। हाँ, अगर कोई फ़ंड बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तब तो बिल्कुल हमें इमीडिएटली निकल जाना चाहिए, वहाँ पे बने रहने का कोई मतलब नहीं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद से खुद का इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।